नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कहानी करने वाले हैं एक आज़ाद देश तिब्बत की, जहाँ का रिवाज और अंदाज हम कभी पूरे रूप में देख ही नहीं पाए। ये तो हम सब जानते हैं कि तिब्बत से एक्साइल में कई लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं, जिनमें से कई भारत में भी रह रहे हैं। हिमाचल के धर्मशाला में इन्होंने हिज होलीनेस दलाई लामा को भी आसरा दिया हुआ है, जहाँ से ये अपने सारे पॉलिटिकल डिसीजंस ले रहे हैं। पर तिब्बत में क्या क्या घटनाएं हुई थी इसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो आज बात होगी तिब्बत चीन के संबंधों की और हिमाचल में बसे दलाई लामा की। कैसे उन्हें अपने ही घर से रातों रात भागकर भारत आना पड़ा और पीछे तिब्बत में क्या क्या उन्हें छोड़ना पड़ा। दोस्तों, जब हम तिब्बत के बारे में सोचते हैं तब हमारे ख्याल में क्या आने लगता है? लाल चोला पहने बुद्धिस्ट मॉन्क्स। मगर बौद्ध धर्म तिब्बत में करीब 1000 से 1500 साल ही पुराना है, जबकि तिब्बत क्षेत्रों में इंसान लगभग 4 से 5000 सालों से रह रहे हैं। तिब्बत असल में 3 बड़े प्रोविंसेस को मिलाकर बना था, यूसांग, आमदो और खाम। इन तीनों स्टेट्स को साथ लाते हैं यारलुंग डायनेस्टी के राजा नामरी सोंगस्टन और उनके बेटे सोंगसन गैम्पो। इन सोंगसन गैम्पो की 2 बीवियां थीं, जो दोनों बौद्ध धर्म को मानती थी, और यही 2 की वजह से राजा गैम्पो भी बौद्ध धर्म सीखना शुरू करते हैं। वो बौद्ध धर्म सीखने के लिए भारत से पद्म संभव, जिनको गुरु रिनपोचे का टाइटल भी दिया गया, उनको और नालंदा के हेड शांत रक्षिता को बुलाते हैं। तिब्बतियों का मानना है कि जो कंपैशनेट टीचर्स होते हैं ना, उनका पुनः जन्म होता रहता है, वो रीइनकार्नेट होते रहते हैं और उन्हें किसी भी हाल में ल्हासा पहुंचाना चाहिए। ल्हासा जो तिब्बत की कैपिटल हुआ करती थी उस वक्त, जहाँ पर दलाई लामा और उनके सबऑर्डिनेट्स का गढ़ हुआ करता था। 1247 में यहाँ पर फिर गोदांग खान आते हैं, जो गेंगिस खान के पोते हैं, और वो हमला करते हैं और अपनी मंगोलियन ट्राइब को यहाँ की जनता से मिलाते हैं और इनके बीच में इवोल्यूशंस होता है। फिर 1720 में शिंग डायनेस्टी के लोग आमदो और खाम में इन्वेड करते हैं। 1912 में सिंघाई रेवोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म होता है और ये पहली मॉडर्न चीन की सरकार बनती है। यह सरकार तिब्बत में अपनी आर्मी भेजती है। दरअसल इस वक्त चीन मानती थी कि तिब्बत और शिंग क्षेत्र पर चीन का राज है। उस दौर के दलाई लामा ये कहते भी है कि तिब्बत एक छोटा, धार्मिक व आज़ाद देश है। बीच में समझौता कराने ब्रिटेन भी उतरता है और शिमला में एक बैठक आयोजित करता है, जिसमें चीन, ब्रिटेन और तिब्बत के हायर अप्स हिस्सा लेते हैं। इस बैठक में ब्रिटेन तिब्बत को एक स्वतंत्र देश मानता है, एक आज़ाद देश मानता है, ट्रीटी पेश करता है, जिसमें ब्रिटेन और तिब्बत अपनी साइन करते हैं, मगर चीन इसे मंजूर करने से इनकार करता है। तब से अगले 40 सालों तक तिब्बत एक आज़ाद देश की तरह ही रहता है और ये तिब्बत में एक आखिरी शांत दौर था। इसके बाद आते हैं माओ जेडोंग अपनी कम्युनिस्ट सोच के साथ और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ। दरअसल चीन में 1949 में होता है कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, जिससे रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार गिर जाती है और माओ के हाथ सत्ता लग जाती है। वह 1 जनवरी 1950 को नेशनल सॉवेरेनिटी डिक्लेयर करते हैं तिब्बत पर और 16 सितंबर 1950 तक का वक्त देते हैं तिब्बत को अपना रिप्रेजेंटेटिव बीजिंग भेजने का, जिसको तिब्बत पूरी तरह से नज़रअंदाज करता है। 16 सितंबर से 1 महीना भी नहीं बीता था कि 7 अक्टूबर 1950 में चीन की सेना फिर तिब्बत में जाती है और माओ के जो बोल थे वो बोलती है कि वह तिब्बत को लिबरेट करने और अपनी मदरलैंड चाइना से जोड़ने आई है। इस दौरान माओ रेडियो में कहते भी है कि 1950 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA का टास्क है कि तिब्बत को लिबरेट करना है और उन्हें वेस्टर्न इंपीरियलिज्म से बचाना है। चीन की सेना यांगसी नदी से एंटर करती है और 2 हफ्तों में चामदो और उसके आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा जमा लेती है। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि इन हमलों के वक्त तिब्बत की कुल पॉपुलेशन 10 लाख भी नहीं थी और चीन अपनी आर्मी में तकरीबन 80,000 लोगों को भेजती है। इस हमले से बचने के लिए भारत और ब्रिटेन भी कोई मदद नहीं कर पाता है, क्योंकि भारत उस वक्त एक नया आज़ाद देश बना था और भारत पाक लड़ाई भी उस वक्त तक पूरी शांत नहीं हुई थी और ब्रिटेन का किसी भी साउथ एशियन देशों में कोई हक नहीं बनता था। तो दलाई लामा, जो उस वक्त सिर्फ 15 साल की उम्र में जिनको गद्दी संभालनी पड़ती है, वो लेकर जाते इस मुद्दे को UN काउंसिल के पास और UN 18 नवंबर 1950 को कंडेम करता है इस इन्वेजन को, इसको गैर कानूनी बताता है।
पर इसके सिवाय यूएन कुछ कर नहीं पाता। उसके पास खुद की कोई आर्मी नहीं होती और वो किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाने में नाकाम होता है चीन के ऊपर। 23 मई 1951 में फिर तिब्बत कुछ लोगों को चीन भेजता है बातचीत करने, और वहाँ उनसे 17 पॉइंट एग्रीमेंट में साइन कराया जाता है। ये एग्रीमेंट पर इस तरीके से साइन लिए जाते हैं कि जो लोग तिब्बत से आए थे उन्हें दलाई लामा या किसी से भी तिब्बत में बातचीत या सलाह करने का मौका नहीं दिया जाता। इस 17 पॉइंट एग्रीमेंट को समझने के लिए इसका पहला पॉइंट ही काफ़ी होगा कि इसके पहले पॉइंट में लिखा था कि तिब्बत के लोग एकजुट हो और अपनी मदरलैंड चाइना में लौट आए। इसके बाकी के पॉइंट पर नज़र डालें तो वो कुछ हद तक माने जाने वाले भी थे, जैसे कि बौद्ध धर्म को मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तिब्बत को ऑटोनोमस राज्य का दर्जा मिलेगा और दलाई लामा की पोजीशन और पावर में कोई बदलाव नहीं होगा। और इन्हीं वादों को देखकर तिब्बत और दलाई लामा के अंदर कोई आक्रोश नहीं दिखता, कोई प्रोटेस्ट नहीं दिखता। यहाँ तक कि तिब्बत की जनता चीन की सरकारी अफसरों को अकोमोडेशन देना भी शुरू कर देते हैं। फिर इसी दौर में चीन तिब्बत में डेवलपमेंट करवाने पर जोर देता है और 51 से 54 तक खूब डेवलपमेंट करता है, सड़कों के निर्माण करते हैं जिससे चीन पहुंचने की दूरी कम करी जाती है। तिब्बत शायद समझता है कि चीन उसकी मदद करना चाहता है, मगर दलाई लामा और बड़े अधिकारियों को यह अंदाज़ा होता है कि ये सड़कें तिब्बत की सहूलियत से ज़्यादा चीन की आर्मी के सफ़र को तेज़ करने के लिए बनाई जा रही है। 54 में दलाई लामा फिर पहली बार चीन के दौरे में जाते हैं और चीन की बड़ी इमारतें देखकर काफ़ी खुश भी होते हैं और सोचते हैं कि चीन शायद तिब्बत को सुधार देगा। मगर माओ विश्वास करते हैं वन नेशन वन कल्चर में, वह किसी भी धर्म में नहीं मानते और तिब्बत में री एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाते हैं जिसमें सिर्फ कम्युनिज्म के पाठ पढ़ाए जाते हैं। 1956 में दलाई लामा पहली बार भारत के दौरे पर आते हैं और यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी से मिलकर उनकी आंखें खुल जाती है। वो समझते हैं कि तिब्बत में जो हो रहा है उसे लिबरलाइजेशन नहीं कॉलोनाइजेशन कहते हैं। 56 से 59 तक चीन की सेना तिब्बत में वॉर क्राइम्स करती है और 59 में तिब्बत में एक रेजिस्टेंस खड़ा होता है। इस रेजिस्टेंस की वजह ये होती है कि चीन एक न्योता भेजती है दलाई लामा को कि वह एक थिएटर परफॉर्मेंस देखने आए और बिना अपनी सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड्स के आए। ये खबर सुनते ही तिब्बत के लोग अपने सुप्रीम लीडर को बचाने के लिए दलाई लामा के घर के बाहर आ खड़े होते हैं। दोस्तों, दलाई लामा अपने सारे फैसले पर एक गुरु से सलाह लिया करते थे, गुरु रिनपोचे, और उस दिन से पहले तक गुरु रिनपोचे दलाई लामा को चीन से बातचीत करके अपना मसला सुलह करने को कहते थे। मगर उस दिन जिस दिन उनको न्योता आया था, वे दलाई लामा को कहते हैं कि वे इसी रात यहाँ से भाग जाए। दलाई लामा उनकी सलाह मानते हैं और सिर्फ रातों को सफ़र करते करते वहाँ से निकलना शुरू करते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वह चीनी सेना के हाथों में आने से बाल बाल बचते हैं। अनएक्सपेक्टेडली यहाँ दलाई लामा की मदद करते हैं वो देश जो हर जगह अपनी टांग अड़ा ही देता है, यूएस और उनकी CIA यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 26 मार्च 1959 को वह भारतीय बॉर्डर के पास पहुंचकर नेहरू को लेटर लिखते हैं और उनसे असाइलम मांगते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। नेहरू उनकी रिक्वेस्ट मानते हैं और 31 मार्च को वे अरुणाचल के रास्ते भारत में घुसते हैं। यहाँ से 1965 तक CIA तिब्बत की मदद करता है, गुरिल्ला वॉरफेयर सिखाता है, मगर अंततः वो फेल हो ही जाता है। फिर 1966 से 76 तक माओ तिब्बती कल्चर पर खूब हमला करते हैं, जिसमें 6000 से ज़्यादा तिब्बती मॉनेस्ट्रीज और श्राइन्स मिटा दी जाती है और तिब्बत पहली बार इतने सालों में पानी की कमी से भी जूझता है। इन 10 सालों में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोगों को भी मारा जाता है। इसके बाद 87 से 89 के बीच में हज़ारों तिब्बती एक साथ आकर प्रोटेस्ट करते हैं, जिनमें फिर कई मौतें होती है। 2008-2009 के बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान तो 100 तिब्बती मारे भी जाते हैं और 1000 से ज़्यादा गायब हो जाते हैं। मौजूदा हालात ये है कि काफ़ी तिब्बती भारत में रह रहे हैं। भारत में कर्नाटका सरकार ने 1960s में इनको 3000 एकड़ ज़मीन भी दी थी ताकि तिब्बती लोग वहाँ आकर रह सकें, और भारत में कई इलाकों में ये तिब्बती लोग रह भी रहे हैं। धर्मशाला में इनका पॉलिटिकल हाउस दलाई लामा संभाल रहे हैं और अपने घर तिब्बत को दूर से ही ताक रहे हैं। इनका घर जाना कब वापस होगा इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। चाइना की होल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तिब्बत में और
फ़िलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये वापस तिब्बत की ओर जा सकेंगे। दरअसल बीते सोमवार को 19 दिसंबर को दलाई लामा दिल्ली जा रहे थे और जाते जाते उन्हें जब प्रेस मिली तब उन्होंने सवाल किया कि चाइना वापस जा सकते हैं क्या, जिसका जवाब ये था कि चाइना और दुनिया भर के राजा बदल रहे हैं, पर चीन में वापस जाना अब संभव नहीं है। भारत ही मेरा घर है और भारत में ही मैं खुश हूँ, ये दलाई लामा का जवाब था। सो अब सोच सकते हैं हम कि कितना मुश्किल है तिब्बतियों का वापस चीन की तरफ जाना। That's all for today guys. I hope you liked the video and if you did, please make sure to like, comment and subscribe to my channel. ऐसी बहुत सी स्क्रिप्ट्स हैं मेरे पास और मैं बहुत सारा काम कर सकता हूँ, तो जिन जिन देशों के बारे में जानना चाहते हो हम तुम्हें बताएंगे। बस लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, इंतज़ार रखना। मेरा नाम है अभय और आदियोस।